हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 7 क्लास 7th का, जो कि बेस्ड है लाइंस एंड एंगल्स पर, यानी रेखाएं तथा कोण। और आज के इस टॉपिक में हम डिफरेंट लाइंस और एंगल्स के पेयर्स के बारे में सीखेंगे। तो बेटा इसमें सबसे पहला जो है पेयर वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, यानी प्रतिच्छेदी रेखाओं का। इसमें आप देख सकते हो कि जब क्या दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं, यानी जब दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती हैं, तो हम उन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है बेटा, तो इस तरह की जो रेखाएं होती हैं इनको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब इस तरह की रेखाएं आपने अपने डे टू डे लाइफ में भी देखी होंगी कि जैसे अब आप कैंची खोलते हो तो इस तरह की दो आपकी रेखाएं बन जाती हैं, जिन्हें हम प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है इसमें परपेंडिकुलर लाइंस यानी लंबवत रेखाएं। अब ये कैसी होती हैं? जब दो रेखाएं आपस में एक 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। ठीक है, दो रेखाओं के मध्य अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है बेटा, ये कोण जब भी इस तरह की लाइन बन रखी हो, ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, यानी ये एक समकोण है। ठीक है, राइट एंगल है। तो जब भी दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का यानी राइट एंगल बन रहा है तो हम इन्हें कहेंगे परपेंडिकुलर लाइंस या फिर लंबवत रेखाएं, जब भी हमें समकोण दिखे। अब इस तरह का एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब आपने घड़ी में देखा होगा कि जब 3 बजते हैं तो कुछ इसी तरीके का आपका एंगल बन जाता है, तो तब आपकी परपेंडिकुलर लाइंस बन जाती हैं। वो जो घड़ी की सुइयां हैं वो एक लंबवत रेखाओं का काम करती हैं। नेक्स्ट है इसमें बेटा पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं। अब ये कौन सी रेखाएं होती हैं? जब दो रेखाओं के बीच में, है ना, उनके बीच में समान दूरी होती है, तो तब हम, यानी वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, तो इस प्रकार की रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है बेटा, और इनके बीच की दूरी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये भी बिल्कुल समान होती है। समान का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस मेजर करें और ये 4 सेंटीमीटर है, तो इधर भी 4 होगा, इधर भी 4 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है, तो इन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, और ये कभी नहीं मिलती। अब ऐसा आपने कब देखा होगा? आपने रेलवे ट्रैक पे देखा होगा कि रेलवे के वो जो ट्रैक बिछते हैं उनमें बेटा बिल्कुल ये वाली जो लाइंस होती हैं ये बिल्कुल पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। ये कभी मिलती भी नहीं है और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, दूसरा है इसमें ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा। अब ये क्या होती है? ये होती है बेटा वो लाइन जो दो रेखाएं हैं, ठीक है, हमारी दो लाइंस हैं, और अगर कोई रेखा इन लाइंस को काट दे अलग अलग बिंदुओं पर, तो हम इसे कहेंगे, ये वाली जो हमारी रेखा हो जाएगी इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल या फिर तिर्यक रेखा। इसे हम टी से दिखाते हैं अधिकतर। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है जो इन लाइंस को काट रही है वो हमारी है तिर्यक रेखा या फिर ट्रांसवर्सल। अब बात करते हैं बेटा एंगल्स के पेयर की। ठीक है, अभी हमने लाइंस के बारे में बात करी कि लाइंस किस किस तरह की होती हैं। अब हम थोड़ा एंगल्स के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, जब दो लाइंस एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, तो आप देख रहे हो ना कि कुछ कोण बन रहे हैं, इन लाइंस के मध्य कुछ कोण बन रहे हैं। तो आप देख के मुझे बता सकते हो कितने कोण बन रहे हैं? एक कोण चलो ये है, दूसरा कोण ये है, तीसरा कोण ये है, चौथा कोण ये है। तो हमें देखा कि जब दो लाइंस ने आपस में एक दूसरे को काटा तो 4 एंगल्स बन गए, 1 2 3 4। अब वो पूछ रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यानी शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं। तो बेटा आप देख रहे हो जो बिल्कुल ऑपोजिट होंगे ना, क्योंकि ऑपोजिट आया है ना नाम, यानी शीर्षाभिमुख कोण, मतलब आपस में शीर्ष से जुड़े हुए हैं और ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे कौन से कोण हैं? 1 और 3, 2 और 4, यानी पहला पेयर है 1 and 3 का जो कि शीर्षाभिमुख है यानी वर्टिकली ऑपोजिट है। दूसरा पेयर है 2 और 4 का यानी 2 और 4।
तो हमें दो पेयर मिलेंगे बेटा जो शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। पहला कौन सा है, 1 और 3 का, दूसरा कौन सा है, 2 और 4 का। ठीक है बेटा। अब इसमें हम नेक्स्ट अगर आप देखो तो हमारी बात हो रही है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की यानी संगत कोण की। अब ये आप कैसे बताएंगे, इसके लिए क्या किया, मैंने अपनी दो रेखाएं खींची। ठीक है, दो रेखाएं मैंने खींची और मैंने एक तिर्यक रेखा बना दी। अब दोबारा से अगर आप देखो कि ये जो तिर्यक रेखा है इसने इन दोनों लाइंस को काटा और कुछ कोण निकल कर आ गए हमारे पास। अगर आप देखो तो पहली लाइन पर भी इसने 4 कोण बनाए हैं और दूसरी लाइन पर भी इस तिर्यक रेखा ने 4 कोण बनाए हैं। यानी ये जो हमने ट्रांसवर्सल लाइन खींची है ना बेटा, इसने पहली लाइन पर भी 4 एंगल्स बना दिए और दूसरी लाइन पर भी इसने 4 एंगल्स बना दिए। अब चलो उन एंगल्स को नाम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बात कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की यानी संगत कोणों की। अब संगत कोण कौन से हैं बेटा, जो एक जैसी स्थिति में होंगे उन्हें ही हम संगत कोण बोलते हैं। एक जैसी स्थिति कौन सी, अब ज़रा ध्यान से देखो बेटा। यहाँ पर अगर आप इस लाइन के लेफ्ट साइड में देखो यानी इस हाथ पर, तो आप देख रहे हो एक जो है ऊपर की तरफ बन रहा है, उल्टे हाथ पर ऊपर की तरफ। ऐसी ही पोजीशन हमें यहाँ ढूंढनी है, उल्टे हाथ पे ऊपर की तरफ, यानी कौन सा एंगल, 5। यानी 1 और 5 की स्थिति बिल्कुल सेम है। इन दोनों लाइंस पर अगर आप देखो तो 1 और 5 की स्थिति बिल्कुल सेम है, दोनों ही उल्टे हाथ पर हैं और ऊपर की तरफ हैं। तो यानी 1 और 5 जो हैं वो हमारे संगत कोण हैं। दूसरा, अगर आप उल्टे हाथ पे ही नीचे की तरफ देखो तो 4 दिख रहा है। इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ सो दैट ईजी हो समझने में। ठीक है बेटा, उल्टे हाथ पे नीचे की तरफ बन रहा है बेटा 4, ऐसे ही उल्टे हाथ पे नीचे की तरफ यहाँ क्या बन रहा है, 8। तो 4 और 8 एक जैसी स्थिति में हैं, तो दूसरा पेयर है 4 और 8 का। तीसरा पेयर ढूंढते हैं बेटा। अब सीधे हाथ पे बात करते हैं। सीधे हाथ पे ऊपर की तरफ 2, यहाँ पे सीधे हाथ पे ऊपर की तरफ 6, तो यानी 2 और 6 की स्थिति बिल्कुल सेम है। और लास्ट अगर हम बात करें सीधे हाथ पे नीचे की तरफ 3 और सीधे हाथ पे नीचे की तरफ यहाँ पर 7, तो यानी 3 और 7। तो बेटा 4 पेयर, 4 जोड़े मिल गए हमें जो संगत कोण के जोड़े हैं। पहला जोड़ा है 1 और 5 का, दूसरा जोड़ा है 4 और 8 का, तीसरा जोड़ा है 2 और 6 का, और चौथा जोड़ा है 3 और 7 का। ठीक है बेटा, अब ये हमने जोड़े लिख दिए हैं, पेयर लिख दिए हैं। अब ये पेयर आपस में बराबर भी हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, जब हमारी ये जो लाइंस है ना, ये जो 2 लाइंस हैं ये पैरेलल हों यानी समांतर हों, तब हम इन पेयर को कह सकते हैं कि हाँ हमारे 1 और 5 बराबर हैं, 4 और 8 बराबर हैं, 2 और 6 बराबर हैं। मगर अगर हमारी ये लाइंस पैरेलल नहीं है ना बेटा, तो हम इन्हें बराबर नहीं लिख सकते। तब हम ये तो लिख सकते कि हाँ ये जोड़ा संगत कोणों का है, मगर हम इन्हें बराबर नहीं बता सकते। बराबर बताने के लिए आपके क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं यानी समांतर हैं। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी एकांतर अंतः कोणों की। अब इसमें भी सेम वही चीज़ करते हैं बेटा। 2 लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली, राइट, और मैंने एक ट्रांसवर्सल भी ड्रॉ कर लिया, यानी 2 लाइंस ड्रॉ हो गई, 2 रेखाएं खींची और एक तिर्यक रेखा भी बना डाली। अब वही काम किया इस तिर्यक रेखा ने, इस ट्रांसफर ने 8 एंगल्स बना डाले। 8 एंगल्स इस तिर्यक रेखा ने, इस ट्रांसवर्सल लाइन ने इन दोनों रेखाओं पर बना डाले। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल बनते ही हमारे पास 8 एंगल्स आ गए। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही हो गया। अब इसमें से हमें ढूंढने हैं बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी ऑल्टरनेट यानी एकांतर अंतः कोणों का जोड़ा। अंतः मतलब अंदर वाली। ठीक है बेटा, अगर आप देखो तो इन दोनों लाइंस के अंदर कौन से जोड़े हैं, कौन से एंगल्स हैं, तो आप देख रहे हो 3 4 5 6,
ये इन लाइंस के अंदर है और बाकी ये 1 2 7 8 ये इन लाइंस के बाहर की तरफ चले गए। तो क्योंकि हमें इंटीरियर अंदर वाले एंगल्स लेने हैं तो इस समय हम 3 4 5 6 की ही बात करेंगे। अब ऑल्टरनेट का क्या मतलब है? ऑल्टरनेट का मतलब है बेटा उल्टी दिशा में, यानी अगर एक इधर है तो एक इधर है। और ये कुछ कुछ पता है जेड की शेप में होते हैं ये एंगल्स। ठीक है, अगर सपोज करो मैंने ये जेड बनाया है, आपको पता है ना इंग्लिश में अल्फ़ाबेट जेड होता है, तो एक कोण यहाँ बन रहा होता है, एक कोण इधर की तरफ बन रहा होता है। सेम यही चीज़ होती है ऑल्टरनेट एंगल्स में, एकांतर अंतःकोण में। बस आपको जेड की शेप ढूंढनी है। जहाँ आपको जेड की शेप मिल गई, चाहे ऐसे चाहे तो ऐसे, बस जेड मिलना चाहिए, वहाँ पर हम अपना ये वाली प्रॉपर्टी लगा डालेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर देखो मैंने पहला वाला जेड मुझे मिल गया है और उसमें मेरे 2 एंगल्स भी निकल रहे हैं, 4 और 6, यानी 4 और 6 का मेरा पहला जोड़ा मुझे मिल गया है। अब एक जेड तो मेरा बन गया, दूसरा जेड बेटा मैं ऐसे बना रही हूँ इधर की तरफ। तो इसमें एक 3 मेरा ये है, एक 5 ये है, यानी दूसरा जोड़ा है 3 और 5 का। तो मेरे पास 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी 2 एकांतर अंतःकोण हैं। इसी तरीके से मेरे पास 2 एकांतर बाहरी कोण भी आ जाएंगे, यानी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का भी 2 जोड़ा बन जाएगा। उसमें आपके 1 और 7 आ जाएंगे, 2 और 8 आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब ये मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स का जोड़े हो गए। अब ये जोड़े भी मेरे इक्वल हो सकते हैं, यानी मैं 4 बराबर 6 भी लिख सकती हूँ या फिर 3 बराबर 5 भी लिख सकती हूँ। मगर क्या होना चाहिए, लाइंस मेरी कैसी होनी चाहिए, समांतर, यानी पैरेलल होनी चाहिए, तब मैं इनको बराबर लिख सकती हूँ। जब तक समांतर नहीं दे रखी तब तक आप ऐसे ही लिखेंगे कि 4 और 6, 3 और 5। ठीक है, और एक बार अगर आपकी समांतर लिख दिया, प्रश्न में आ गया, क्वेश्चन में लिखा आ गया कि लाइंस पैरेलल हैं, फिर आप लिख देंगे 4 = 6, 3 = 5, कि ये दोनों एंगल्स बराबर भी हैं, इक्वल भी हैं। अब इसमें बेटा नेक्स्ट है, इसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसमें चलो दोबारा से वही काम करते हैं। 2 लाइंस बनाई, ट्रांसवर्सल बनाई, तिर्यक रेखा भी बना दी, और हमें जो 8 एंगल्स मिल जाते हैं तुरंत ही उन्हें भी लिख लिया। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। देखो बेटा ध्यान से अगर आपने इसमें पढ़ा तो इसमें इंटीरियर एंगल्स यानी अंतःकोणों की बात हो रही है। तो इंटीरियर एंगल्स 4 हैं यहाँ, 3 4 5 6, ये अंदर वाले, यही 4 एंगल्स हैं जो इंटीरियर, यानी इन्हीं की बात हो रही है, 3 4 5 और 6 की। 1 2 7 8 अब आपका इसमें नहीं आएगा कहीं। तो ये कह रहे हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, एक तरफ वाले, सेम साइड यानी एक ही तरफ में जो 2 इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, यानी 4 और 5, अगर आप उनका योग निकालो तो वो कितना होगा। ठीक है, तो एक ही तरफ में कौन से बन रहे हैं, 4 और 5 बन रहे हैं, उनका मैंने योग लिखा। फिर अगर मैं इधर की तरफ देखूं तो इधर मेरे बन रहे हैं 3 और 6, एक ही तरफ, तो इनका योग कितना होगा। ठीक है, यही है ना क्वेश्चन कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ जो अंदर कोण बन रहे हैं, यानी 4 और 5 का जोड़ा, 3 और 6 का जोड़ा, तो इनका योग कितना होगा। तो योग होगा बेटा 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, अब इसमें बेटा इस वर्कशीट में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इस वर्कशीट में दे रखा है, ये आपको यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, एक फिगर दे रखी है, इसमें आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर निकालने हैं, शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के भी पेयर निकालना है, एकांतर कोणों का भी पेयर बताना है, और तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोणों का युग्म भी आपको बताना है, यानी आपको सिर्फ पेयर बताना है। ठीक है, तो वो तो अभी हमने सारा ये जो पहले जो डिस्कस किया है वो सारा हमने वही डिस्कस किया है, बट चलो एक बार और कर लेते हैं बेटा इसको डिस्कस। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, जो एक ही तरफ हैं और एक ही स्थिति में है, यानी
4 और 8, 4 और 8 ये पहला पेयर है। दूसरा पेयर है 3 और 7 का, एक ही तरफ है, नीचे की तरफ है। नेक्स्ट है 1 और 5 का, ये राइट साइड में है और ऊपर की तरफ है दोनों। फिर 2 और 6 का, राइट साइड में है और दोनों नीचे की तरफ है। तो ये हो गए मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण। ठीक है बेटा। अब है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यानी शीर्षाभिमुख कोण। तो वो तो बहुत सारे पेयर्स निकल रहे हैं। पहला निकल रहा है 2 और 4 का ऑपोजिट, 1 और 3 का, 2 एंड 4, 1 एंड 3। ऐसे ही अगर यहाँ देखें तो 6 और 8 का, 5 और 7 का, 5 और 7, 6 और 8, ये हैं आपके शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है बेटा, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब बात करते हैं पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स यानी एकांतर कोणों का योग। ठीक है, तो इसमें आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी एकांतर अंतः कोणों का योग निकालना है। तो अगर आप एकांतर कोण देखो बेटा, अंदर की तरफ इंटीरियर है बेटा इसमें, ठीक है, क्वेश्चन में। तो इंटीरियर है आपके 2, 3, 5, 8, ये 4 एंगल्स ऐसे हैं जो अंदर की तरफ हैं। 2, 3, 5, 8, बाकी ये 1, 4, 6, 7 ये बाहर की तरफ हो गए। ठीक है, ये 1, 4 यहाँ बाहर हो गए, ये 6, 7 यहाँ बाहर हो गए। तो हमें इन 4 एंगल्स के बारे में बात करनी है। तो ऑल्टरनेट यानी वही जेड वाली शेप। तो जेड शेप में अगर आप देखो तो 3 और 5 ये आपकी जेड शेप बना रहे हैं। तो पहला पेयर है 3 और 5 का। दूसरा अगर आप देखो तो ये है आपका 2 और 8 का, ये जेड इस तरफ बन रहा है। तो 2 इधर की तरफ आ रहा है, 8 इधर की तरफ। ठीक है बेटा, 3 और 5 का पेयर, 2 और 8 का पेयर। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ये जो मैं बीच में बना रही हूँ ना, ये एंड का सिंबल है। ठीक है, इसको चाहो तो आप इंग्लिश में एंड लिख सकते हो, हिंदी में आप और लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ये आपका सिंबल है, ये जो मैं बीच में बनाती जा रही हूँ। कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब होता है और या फिर इंग्लिश में एंड। तो आप लिख सकते हो 3 and 5 या फिर आप लिख सकते हो 3 और 5। ठीक है बेटा। अब इसमें नेक्स्ट है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब अंदर वाले एंगल्स के बारे में ही बात कर रही है मगर सेम साइड में। तो सेम साइड में है 3 और 8 और इधर की तरफ सेम साइड में है 2 और 5 जो अंदर की तरफ है। तो 3 और 8 उसका योग, 2 और 5 उसका योग। ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें योग नहीं निकालना है, इसमें सिर्फ पेयर बोला है। आपको सिर्फ पेयर लिखना है, तो आप वही एंड का सिंबल बना डालो कि 3 और 8 का पेयर है, 2 और 5 का पेयर है। ठीक है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखी है और आपको ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ 125 दे रखा है, हम क्या करेंगे, f निकालेंगे। ठीक है बेटा, f निकाल लेते हैं पहले। तो f निकालने का मतलब है 125 प्लस f इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपका हो जाता है बेटा लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर। राइट। इसका क्या मतलब होता है कि बेटा स्ट्रेट लाइन पर एक तरफ में जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उनका जो टोटल है उनका अगर आप प्लस कर दो तो वो 180 होगा। इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। तो यहाँ पर ये लाइन है हमारी स्ट्रेट लाइन और इसके अगर हमने इधर नीचे वाली साइड पर ये 2 एंगल्स बन रहे हैं, एक तो 125 और एक बन रहा है f। इन दोनों को मैंने टोटल किया तो वो मुझे पता था कि 180 होगा क्योंकि ये मेरे लीनियर पेयर है। अब बेटा ये जो प्लस का 125 है ये वहाँ जाकर हो गया -125। तो मेरा f निकल कर आ गया 55 डिग्री। ठीक है बेटा, f आ गया है 55। ठीक है। अब
सीधे सीधे अब इसमें आप अपने पेयर्स लगाएंगे जो जो जहाँ नहीं लग रहे हैं। अगर आप देखो एफ और ई, ये कौन सा पेयर बन रहा है एफ और ई का? एफ इज इक्वल टू ई, क्योंकि ये आपके बन रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है बेटा, शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर f 55 है जो कि अभी हमने निकाला, तो e कितना होगा? e भी हमारा हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, e भी आ गया 55 डिग्री। अब चलो यहाँ वाले तो सारे निकल गए, अब यहाँ पर आते हैं। अगर आप बेटा ध्यान से देखो, ये मेरी तिर्यक रेखा है यानी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इसमें मैं सीधे सीधे संगत कोणों वाली बात करती हूँ, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये 125 है, ये तिर्यक रेखा के लेफ्ट नीचे वाली साइड में है, ठीक है, और ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर भी वही एंगल देखना है मुझे, नीचे की तरफ और ऊपर की साइड, यानी ये वाला डी हो गया। तो यानी 125 और डी बराबर होंगे। डी जो है वो 125 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपके हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी संगत कोण। ठीक है, अब अगर आप देखो तो एफ और सी भी बराबर होंगे, सेम वही रीज़न। ठीक है बेटा, एफ और सी भी बराबर होंगे, तिर्यक रेखा के नीचे की तरफ है और दोनों नीचे वाली साइड में है। तो एफ और जो सी है वो भी बराबर होंगे और सेम वही रीज़न लिखेंगे आप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण। तो यानी अगर एफ 55 है तो सी कितना हो गया? ये भी आपका 55 ही हो गया। ठीक है बेटा, तो सी हमारा आ गया 55। ठीक है, डी हमारा अभी अभी हमने निकाला था, ये हो गया था 125। अब देखो बेटा, डी और बी जो है ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हैं, यानी शीर्षाभिमुख है, और सी और ए जो है ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हैं, यानी शीर्षाभिमुख हैं। तो सीधे सीधे आप क्या लिखेंगे? C इज इक्वल टू A। ठीक है, और C अगर 55 है तो A भी कितना हो गया? 55 डिग्री। रीज़न आप लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ऐसे ही D और B जो है बेटा, D और B जो है ये भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि सेम वही रीज़न, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी हिंदी में आप लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। और इस वजह से जब D हमारा 125 है तो B भी कितना हो गया? 125 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये हमने सारे एंगल्स इसमें फाइंड आउट कर लिए। ठीक है बेटा, जो जो उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था हमने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है आपसे कि हाउ इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर हाउ मेनी एंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड। अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो कितने एंगल्स बनते हैं? तो बेटा ये हमने अभी अभी किया था, ये वाला। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, जिसमें हमने बताया है कि अगर दो लाइंस आपस में काटेंगी तो 4 एंगल्स आपके बनेंगे। ठीक है, यानी जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो 4 कोण बनते हैं, 1 2 3 4। तो आप ये फिगर बना देंगे। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस सीधे सीधे आप बस ये फिगर बनाएंगे कि दो लाइंस आपस में काटती हैं तो 4 कोण बन जाते हैं। ठीक है बेटा, सो दिस वॉज योर वर्कशीट नंबर 7। थैंक यू सो मच बेटा।